नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े या निवेश की टिप्स देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसे को लेकर हम सोचते कैसे हैं और हमारा बर्ताव कैसा होता है। ये बहुत ज़रूरी नज़रिया है क्योंकि किताब का जो मूल आइडिया है वो यही है कि पैसे में कामयाबी आपकी समझदारी से ज़्यादा आपके बर्ताव पर निर्भर करती है। अच्छा। हम अक्सर सोचते हैं भाई ज़्यादा ज्ञान होगा तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, पर हाउसल इसी सोच को चैलेंज करते हैं। तो चलिए इसी व्यवहार वाले पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। किताब की एक पहली बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगी कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है। हाँ, वो उसके अपने अनुभवों से बनता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2008 की मंदी देखी हो, बुरा दौर देखा हो, तो वो शायद शेयर बाजार में पैसा लगाने से हिचकिचाएगा। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई एक सही तरीका है ही नहीं पैसे के बारे में सोचने का। कोई यूनिवर्सल तर्कसंगत तरीका नहीं है। हर किसी का जो अनुभव है वो उसकी अपनी सच्चाई बना देता है। इसीलिए जो एक के लिए समझदारी वाली स्ट्रैटेजी है वो दूसरे को डरावनी लग सकती है। हाँ, ये बात तो है। ये जो व्यक्तिपरकता है ना, इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत कैसे अनजाने में ही हमारे आज के और कल के वित्तीय फैसलों को शक्ल दे रहा होता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। समृद्धि मतलब वेल्थ और दिखावा रिचनेस। किताब इन दोनों में एक बड़ा साफ फर्क बताती है। हाँ, दिखावा तो वो है जो दिखता है, महंगी कार, बड़ा घर, बिल्कुल, जो आसानी से नजर आ जाए। लेकिन जो असली समृद्धि है, जिसे हाउस होल्ड वेल्थ कहते हैं, वो अक्सर दिखती नहीं है, वो अदृश्य होती है। अच्छा, कैसे? मतलब ये वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, जो आपने बचाकर निवेश कर दिया है, जो आपको भविष्य के लिए आजादी देता है, विकल्प देता है। समाज तो हमें अक्सर दिखावे की तरफ धकेलता है ना, तो ये जो अदृश्य संपत्ति बनाना है, ये एक तरह से सचेत कोशिश है सामाजिक दबाव के खिलाफ। सही बात। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंट्रोल और स्वतंत्रता की बात है असल में। और इसी अदृश्य संपत्ति को, वेल्थ को बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका किताब बताती है, कंपाउंडिंग। अरे हाँ, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे का उदाहरण दिया है कि उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 या 60 साल की उम्र के बाद बनी। ये दिखाता है कि सब्र और समय में कितनी ताकत है। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। हाँ। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न भी फिर खुद रिटर्न कमाने लगता है। ये कोई सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। अच्छा। समय के साथ इसकी रफ्तार तेज होती जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं। पर हमारा दिमाग ज्यादातर लीनियर, मतलब सीधी रेखा में सोचने का आदी है। तो हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि लंबे समय में कितना फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए ज्यादातर लोग इसके असर को कम आंकते हैं। यहाँ असल खिलाड़ी धैर्य है, लंबे समय तक टिके रहना, न कि शुरू में बहुत बड़ी रकम लगा देना। मतलब लगातार चलते रहना ज्यादा जरूरी है तेज दौड़ने से। बिल्कुल। किताब एक और बात पर जोर देती है कि पैसे का जो असली मकसद होना चाहिए वो है शांति और आजादी खरीदना, न कि सिर्फ चीजें जमा करना। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। और इसी से जुड़ा है इनफ का कॉन्सेप्ट, मतलब पर्याप्त। ये जानना कि भाई कब रुकना है। सही कहा। और ये पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करना, ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी वित्तीय कौशल है। ऐसा क्यों? क्योंकि और ज्यादा की चाहत का तो कोई अंत ही नहीं है। वो गोलपोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। हाँ, ये तो है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है तो आप कभी संतुष्ट महसूस ही नहीं करेंगे। असली सवाल तो ये है कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या ला रहा है। क्या वो आपको स्वतंत्रता दे रहा है? क्या आप अपने समय के मालिक बन पा रहे हैं? ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सही कहा। अच्छा, तो फिर एक किताब की भाषा वगैरह कैसी है, किसके लिए है ये? भाषा बहुत सरल है, समझने में आसान, कहानियों और उदाहरणों का खूब इस्तेमाल किया है। अच्छा। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो पढ़ने में बोझिल भी नहीं लगती। हाँ। और ये असल में हर उस आम इंसान के लिए है जो पैसा कमाता है, बचाता है या निवेश करता है। मतलब लगभग सभी के लिए। तो मतलब कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है इसे समझने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये जटिल फाइनेंस की बजाय इंसानी भावनाओं,
हमारे व्यवहार पर फोकस करती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग बहुत टेक्निकल एनालिसिस या स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद लगे कि इसमें वो गहराई नहीं है। पर ये सोच बदलने वाली किताब जरूर है। ये आपको पैसे को देखने का एक नया नजरिया देती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे, मतलब सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। हाँ, आपका व्यवहार, आपका सब्र, आपकी प्राथमिकताएं, ये चीजें तय करती हैं कि आप लंबे समय में पैसे से क्या हासिल करते हैं। और शायद वो हासिल करने वाली चीज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो है जो पैसा खरीद सकता है, जैसे स्वतंत्रता, मन की शांति, अपने जीवन पर कंट्रोल। बिल्कुल सही। असली दौलत शायद यही है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक आखिरी विचार या सवाल छोड़ना चाहेंगे इस किताब के संदर्भ में? हाँ, एक विचार ये हो सकता है कि हम सब अपनी पैसे से जुड़ी एक मानसिकता लेकर चलते हैं, जो हमारे अपने इतिहास, हमारे डर, हमारी उम्मीदों से बनी होती है। तो सवाल ये है कि अगर हम अपनी इस व्यक्तिगत मानसिकता को पहचान लें, उसे समझ लें, तो ये समझ हमारे भविष्य के वित्तीय फैसलों को कितना बदल सकती है। वाह, ये वाकई सोचने वाला सवाल है। शायद इस पर गौर करना ही वित्तीय बेहतरी की दिशा में पहला कदम हो सकता है।